अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात हम ठंड की कर लेते हैं। दिसंबर के इस महीने में हर गुजरते दिन के साथ ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग सूखी ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। ऐसे में शीतलहरी ने भी देश के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार समेत 9 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही 13 दिसंबर के बाद पहाड़ी राज्यों में बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। उधर देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी ठंड बढ़ती जा रही है। जमा हुआ पानी, शीतलहर, घना कोहरा और ठंड से बचने के लिए अलाव तापते लोग। दिसंबर के इस दूसरे हफ्ते में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का कुछ ऐसा है मिजाज। ठंड के कारण ये हालात तब हैं जब अभी उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है। बावजूद इसके सूखी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें धरती का स्वर कहे जाने वाले कश्मीर से आई है, जहां लगातार गिरते पारे ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। खासकर वो लोग जो सुबह सुबह जरूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें कोहरे के साथ शीतलहर का भी सामना करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं बर्फबारी हो जाए तो उससे बहुत राहत मिलेगी कश्मीरियों को, और टूरिस्टों का भी आना जाना पड़ेगा इससे, बर्फबारी से। खुशगवार मौसम है अभी इसके लिए अभी क्या है कि ये नज़ला जुकाम कर देती है इंसान को। सर्दी से बचने के लिए पहले तो ये कैप, ठीक है, फिर उसके बाद ये अपनी स्वेटर, उसके अंदर फिर 2 टी-शर्ट, फिर ये जीन्स है, जीन्स के अंदर मतलब और मल्टीपल लेयर्स पहनी है बहुत सारी। घाटी में 21 दिसंबर से चिल्लई कला की शुरुआत होने जा रही है, यानी कश्मीर में सर्दियों के सबसे कठोर 40 दिन। जब घाटी में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, नदियां और झीलें जम जाती हैं और घाटी में भारी बर्फबारी होती है, लेकिन उससे पहले ही सूखी सर्दी ने पूरी घाटी को अपने गिरफ्त में ले रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ और दिन घाटी के लोगों को इस सूखी ठंड का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में मौसम विभाग का माने तो बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिन बिल्कुल ऐसा ही सूखे का हाल रह सकता है। तो इसके चलते माइनस टेम्परेचर हर रात बीती रात का रिकॉर्ड तोड़ रही है। -4 इससे पहले, और नवंबर से ही जो है ठंड बहुत जबरदस्त शुरू हो गई थी। ऐसी ठंड जो नवंबर में नहीं देखी गई थी। और अब जबकि चिले-कलान, जो कि एक ट्रेडिशनल तकरीबन 40 दिन का पीरियड रहता है, 21 दिसंबर से शुरू होता है और उसको भयंकर ठंड का पीरियड माना जाता है। उसमें बर्फबारी भी होती है। माइनस टेम्परेचर जो है 6, 7, 8 तक जाता है। डल लेक जैसी झील जो है फ्रीज हो जाती है। तो इस तरीके की ठंड होती है। लेकिन इस बार चिले-कलान से पहले ही वैसी ठंड जो है, भयंकर ठंड, यहाँ घाटी के लोगों को झेलनी पड़ रही है। कश्मीर जैसी ही सूखी ठंड देवभूमि उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। हालांकि दिन में धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम ठिठुरन बढ़ती जा रही है। ऐसे में शीतलहर ने इस ठंड में और इजाफा कर दिया। लिहाजा प्रशासन की ओर से भी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग ठंड से बच सके। अलाव जलाना, कंबल बांटने की कार्रवाई जो है, ये सभी जो हमारे तहसील के माध्यम से की जा रही है। पहाड़ों पर पड़ रही इस ठंड का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 13 दिसंबर से बनने की संभावना है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सुबह शाम घर से बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतने की अपील की गई है, ताकि ठंड और कोहरे के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके। अभी एक 13 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके प्रभाव से स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में 13, 14, 15 को हाई रीचेस में स्नोफॉल रह सकता है, लो रीचेस में हल्का फुल्का रेनफॉल रह सकता है, और ज्वाइनिंग एरिया हिमाचल में भी
14 तारीख को थोड़ा बहुत रेनफॉल स्नोफॉल रह सकता है, और प्लेन्स में सच कोई ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसके अलावा इस समय जो फॉग का कंडीशंस होता है, कोहरे का कंडीशन बनता है, इस समय जो कोहरा हो रहा है वो भी सुबह के समय ही ज़्यादा हो रहा है, ऐसा रात को कुछ ज़्यादा नहीं रिपोर्ट हो रहा। जो मेजर एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है, स्पेशली उनका जो फुटिल्स हाई रिच जो उसका हो गया, तेहराई बेल्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन डेंस फॉग वहाँ भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, वहाँ भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले 4 से 5 दिन डेंस फॉग हो सकते हैं। उत्तर भारत ही नहीं, देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं ने गर्म माने जाने वाले इस इलाके को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। हालात ये है कि विदर्भ के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, अलाव और चाय का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर से मीर फरीद, दिल्ली से मनीषा लड्डा, बागेश्वर से जगदीश पांडे और अकोला से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे। और अब अगली अच्छी खबर फुटबॉल प्रेमियों से जुड़ी हुई है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी 14 साल के बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को गोट यानी कि गॉड ऑफ ऑल टाइम्स टूर नाम दिया गया है, जो कि 13 से 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वो देश के 4 शहरों में जैसे कि कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जाएंगे, जहां उनके स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है। इस दौरान वो न सिर्फ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं भारत दौरे पर मेसी कोलकाता में अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी करने वाले हैं। दो दिन बाद जब दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत पहुंचेंगे, तो उनके जोरदार स्वागत की तैयारी कोलकाता में की जा रही है, जिसका प्रमाण है मेसी की ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जो कोलकाता के लेक टाउन इलाके में लगाई गई है। इस भव्य मूर्ति का निर्माण श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने कराया है। मूर्ति का उद्घाटन लियोनेल मेसी खुद करेंगे, जो 13 दिसंबर को अपने गोट इंडिया टूर के दौरान कोलकाता पहुंचने वाले हैं। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि मेसी की ये मूर्ति उनके अद्वितीय खेल कौशल और फुटबॉल के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कोलकाता इंडिया में आने वाले हैं सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, और उससे पहले शहर कोलकाता सज धज के तैयार हो रहा है। इस वक्त दिखा दें कि पीछे की तरफ लियोनेल मेसी की जो स्टैचू है, उस स्टैचू को बनाया गया है मिनिस्टर द्वारा। पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर सुजीत बोस ने इस स्टैचू को बनाया है। इसकी खासियत जो है कि ये स्टैचू 70 फीट हाइट की है, 70 फीट हाइट की है, और ये जो इलाका है ये लेक टाउन इलाका है, वीआईपी रोड के पास में ये स्टैचू बनाया गया है, जहां से मेसी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अपने होटल तक जाएंगे, तब इस स्टैचू की दर्शन होगी। क्या सोच की इतनी बड़ी जो है कि मूर्ति आपने बनाई? पहले तो हम लोग के पास इधर माराडोना भी क्लब में आया है, इसके बाद मार्टिनेज भी आया है, रोनाल्डिनो भी आया है। इस टाइम में शहर में मेसी आ रहा है, तो हम लोग का ये जो स्टैचू बना है वो मेसी का हाथ से प्रोग्राम था, और ऑलरेडी वो लोग बोला भी है, उन लोग की इच्छा भी था। किंतु आप लोग जानते हैं जे इधर जो ओपन एयर एरिया है, आने का प्रोसेसन का थोड़ा प्रॉब्लम है। बोला है जे ऐसा बड़ा प्रोग्राम होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो हम लोग चाहते नहीं कोई अच्छा काम जो लोग हम लोग करते हैं कि मेसी का मूर्ति इनोग्रेशन में कोई खराब कुछ नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो बोला है हमने उनको बात मान लिया है। अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर ने अपने शानदार खेल से न सिर्फ कई बड़े खिताब जीते हैं, बल्कि दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई है। यही वजह है कि मेसी के भारत दौरे की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भारत में मौजूद उनके फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है, और वो बेसब्री से मेसी के एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं।
हम लोग का भगवान है मेसी। हम लोग पूरा बंगाल क्या पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड में मेसी को पूजीता होता है। तो मैं इमोशनल हो रहा हूँ भाई बोल के। तो परसों दिन को हम भगवान को देखेंगे सॉल्ट लेक में यहाँ पर। तो जैसा ड्रीम कम ट्रू हो रहा है सभी का, ठीक है। मेसी 14 साल बाद इंडिया बैक कर रहा है। मेसी का फर्स्ट कैप्टनसी में यह कोलकाता में ही खेला था वेनेजुएला के अगेंस्ट। वो मैच हम लाइव देखे थे। तो 14 साल बाद मेरा तभी 16 साल का वक्त था, अभी मैं 30 का हूँ। बट बहुत सारा अभी मेसी वर्ल्ड कप जीत गया, स्टार आ गया ऊपर में, तो प्राउड मोमेंट है। हम जब ये रास्ते से जा रहे थे तब जब देखा तो खड़े हो गए यहाँ पर ये देखने के लिए जो बन रहा है, देख के दिल खुश। अभी ये देख के इतना सा देख के हम लोग खुश है, तो बाद में तो 13 को तो देख पाएंगे, इसीलिए इंतजार है। कोलकाता में मेसी के सम्मान में सिर्फ ये मूर्ति नहीं बनी है, बल्कि एक मिनी म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां लियोनेल मेसी के जीवन की उपलब्धियों और उनके सफर को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है, ताकि फैंस लियोनेल मेसी के बारे में करीब से जान पाएं। जब लियोनेल मेसी आ रहे हैं कोलकाता में, हम उनको बहुत एक ग्रैंड वेलकम देना चाहते हैं। हमने कोलकाता में लियोनेल मेसी के जो मायामी में जो घर है उनका, उसका एक रेप्लिका हमने बनाया है। हमने 200 मीटर के LED स्क्रीन से ये जगह ढक दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे लियोनेल मेसी का एक स्टैचू है, वो बैठे हुए एक थ्रोन पे, और उनके सामने उनके करियर में उन्होंने जितने ट्रॉफीज़ अचीवमेंट्स जीते हैं वो सब को हमने इकट्ठा करके इस म्यूज़ियम में सजाया है, ताकि लोग आ सके और सेलिब्रेट कर सके ये इंसान को जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। मेसी का चलना फिरना देखना सब हमका दिल में आँख में सब समय देख पाते हैं हम, सोने का टाइम भी खाने का टाइम भी। तो आप इसीलिए मेसी कलकत्ता आएंगे, हमको तो कुछ कहने का, यही सोच के यही भावना यही सब किया। ये जो ऊपर में आप बॉल देखता है ये मेसी 896 टोटल गोल किया, उसी का ही एक प्रदर्शन जो कितना गोल किया इतना में। कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक मैच खेलेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे और फिर शाम को मेसी के सम्मान में विशेष म्यूजिकल कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। यहाँ का स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए तेलंगाना तक ला सकते मेसी, आ सकता मेसी, देख सकते मेसी को। हम भी मेसी के सर का इंटरनेशनल में खेलने के लिए जो मतलब औत्साहिक जो बच्चे हैं वो बच्चों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए मेसी को यहाँ बुला रहे हैं। हैदराबाद के बाद मेसी का अगला पड़ाव मुंबई होगा। वहां वो एक चैरिटी फैशन शो में हिस्सा लेंगे और फिर 2022 फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी अपनी कुछ चीजों की नीलामी भी करेंगे। ये कार्यक्रम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। जबकि टूर के आखिरी दिन मेसी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस दौरान मेसी को 3 बड़े यूरोपीय खिताब जीतने पर सम्मानित भी किया जाएगा। कोलकाता से अनिर्बन रॉय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात देश में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले स्वदेशी जलयान की। आज से काशी की गंगा में हाइड्रोजन वाटर टैक्सी उतर चुकी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली इस वाटर टैक्सी में इलेक्ट्रिक इंजन भी लगा है, यानी कि किसी भी विकल्प को चुनने से जल यात्रा के दौरान ना कोई शोर और ना कोई धुआं इसका संकट पैदा होगा। यानी ये हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वायु और ध्वनि प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त है, जिससे कि धर्म और मोक्ष की नगरी काशी में आने वाले बाबा विश्वनाथ के भक्तों को गंगा में सफर करने का इको फ्रेंडली अनुभव मिलने वाला है। धर्म और मोक्ष की नगरी काशी में गंगा नदी धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। मां गंगा की पावन धारा से बाबा विश्वनाथ की नगरी की भव्यता और दिव्यता को निहारना एक अलौकिक अनुभव है। शाम या रात में घाटों की रोशनी, मंदिरों की घंटियों की आवाज और हवा में घुली अध्यात्म की शांति काशी यात्रा के हर पल को यादगार बना देती है। हालांकि कभी कभी इस आध्यात्मिक सफर और शांति से जुड़े अद्भुत अनुभव में डीजल और इंजन के शोर की वजह से बाधा पड़ जाती है।
इस अड़चन को दूर करने के लिए ही गंगा की लहरों पर देश की पहली हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाली वाटर टैक्सी का उद्घाटन हुआ। उससे पहले इस विशेष वाटर टैक्सी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जो अभी काशी के मशहूर नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगी। फिर आने वाले महीनों में काशी के दूसरे घाटों तक इसका विस्तार होगा। आज पहली बार देश में हाइड्रोजन युक्त वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी से हो चुकी है, जो वाराणसी के नमो घाट से शुरू होकर रविदास घाट तक जाएगी और इसके बाद इसके अगले चरण में ये 80 घाट से शुरू होकर मार्कंडेय महादेव तक भी जाएगी। जलसा क्रूज लाइंस नाम की कंपनी की तरफ से संचालित होने वाली ये वाटर टैक्सी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अलावा जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन से भी चलेगी। यानी ना तो इसमें कोई शोर होगा, ना ये धुआं छोड़ेगी और ना ही गंगा के पवित्र जल को प्रदूषित करेगी। देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन है ईंधन और कुछ भी एमिशन नहीं है। आउटपुट है इलेक्ट्रिसिटी और प्योर वाटर। तो कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन नहीं है, नॉइस पोल्यूशन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मूविंग पार्ट्स नहीं है। 10 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस वाटर टैक्सी में सीसीटीवी कैमरे, 2 LED स्क्रीन के अलावा यात्रियों के लिए हवाई जहाज की तरह बायो टॉयलेट की भी सुविधा है। हाइड्रोजन चलित वाटर टैक्सी पे हमारी मौजूदगी है। देख सकते हैं कि किस तरह से इस टैक्सी का संचालन हो रहा है। 2 इंजन इसमें लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन से चलित है तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगा हुआ है, जो एक वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए रखा गया है। इस समय इंजन रूम इसके ऑपरेशन रूम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसका ऑपरेशन यहाँ से किया जा रहा है और लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये सफ़र होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये यहाँ का जो ड्राइविंग रूम है वो है और पूरा कंट्रोल यहीं से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 10 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पूरी तरह से ये काशी की संस्कृति को भी समर्पित है। यहाँ पर 2 जो LED स्क्रीन लगे हैं, उसके ज़रिए जो तमाम घाटों की जानकारियाँ यहाँ पर बताई जाएंगी। जो लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होंगे उन तक तमाम जानकारियाँ पहुँचेंगी। बायो टॉयलेट रखा गया है ताकि गंगा में किसी भी तरह क्या गंदगी न जा सके। इस इको फ्रेंडली वाटर टैक्सी को सुबह 7 बजे से ही चलाने की योजना है। हर 2 घंटे के अंतराल पर चलने वाली इस जल टैक्सी सर्विस का एक साथ 50 लोग फायदा उठा सकेंगे। इसको हम लोग नमो घाट से और रविदास घाट दोनों तरफ से चलाएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सुबह 8 बजे से 7 बजे से चालू करें और हर 2 घंटे में एक सर्विस दें। अभी जो जलयान चलते हैं वो सुबह और शाम ज़्यादातर उनका एरिया फोकस रहता है, तो हम चाहेंगे कि इसको हर 2 घंटे पे चलाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फ़ायदा उठा सकें इसका। और साथ में क्या हो कि हम लोग का ये प्लान है कि प्राइसिंग हम इतनी कम रखें, जैसे 500 रुपये से के आसपास रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर पाएँ। तो काशी का जो दर्शन होगा और जो भी आपका घाट का के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी वो स्क्रीन पे आएगा। पीछे भी एक स्क्रीन है आपका, आगे भी स्क्रीन है। बाकी चाय पानी की सुविधा हमारी कोशिश है कि हम चालू कर दें और शुद्ध शाकाहारी रहेगा, बिकॉज ये पूरा गंगा का क्षेत्र है और यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई भी कहते हैं मांस मदिरा अलाउड नहीं है यहाँ पे। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी सेवा को मिलने वाले रिस्पांस को देखने के बाद इसमें रिफ्रेशमेंट यानी चाय पानी और नाश्ते की सुविधा भी होगी। इसमें खान पान पूरी तरह से शाकाहारी होगा। इस वाटर टैक्सी पर सफर करने के लिए यात्रियों को टिकट खरीदना पड़ेगा। उनके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जरियों से टिकट बुकिंग का विकल्प होगा। बुकिंग हम दोनों माध्यम से करेंगे, ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा आपका। तो ऑनलाइन में आपका वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं और ऑफलाइन में यहाँ पे टिकटिंग काउंटर रहेंगे
तो जिसकी जैसी सुविधा जिसको रहे वो अपना बुकिंग कर सकता है आपका। साफ है, अभी नमो घाट से रविदास घाट तक चलने वाली ये सेवा स्वच्छ, शांत और प्रदूषण मुक्त गंगा दर्शन की गारंटी है, जो जल परिवहन के नए युग की शुरुआत की तरह है। हम सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमें निर्देश दी है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट का लक्ष्य है ब्लू इकोनॉमी हासिल करना। तो इसलिए 2023 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है। एज ए फॉलो अप एक्शन हमारे मंत्रालय की तरफ से भी ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कदम उठाया है। तो इसलिए देश में निर्मित पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल ये मां गंगा की गोद में आज हमने समर्पित की है। ये तय है कि बाबा विश्वनाथ के भक्तों और काशी घूमने आने वाले पर्यटकों को गंगा में सफर करने का नया विकल्प मिल गया है। पूरे दिन में 7-8 राउंड की वजह से वो कभी भी आसानी से सफर कर सकेंगे और गंगा के साथ काशी के भव्य घाटों के दिव्य दर्शन कर पाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात शौर्य और साहस के प्रतीक की भारतीय सेना की करेंगे हम बात, जो कि हर क्षेत्र में आगे रहती है। लेकिन इसी कड़ी में सेना के जवानों ने फिर इतिहास रच दिया है, जहां साहस और रोमांच की मिसाल बनते हुए सेना की एडवेंचर विंग ने भोपाल से पुणे तक 750 किलोमीटर की हॉट एयर बलूनिंग यात्रा पूरी कर एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 8 घंटे 44 मिनट की नॉन स्टॉप उड़ान, जिसे भारत की अब तक की सबसे लंबी बलून उड़ान का रिकॉर्ड माना गया है। ये उपलब्धि के लिए प्रेरणा बनी। भारतीय सेना जहां हिम्मत उड़ती नहीं बल्कि हौसले के नए आयाम गढ़ती है। जो ऊंचाइयां सोच में हों, वही एक दिन रिकॉर्ड बनकर दुनिया देखती है। देश की शान भारतीय सेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने रोमांच की दुनिया में नया अध्याय जोड़ दिया। हिम्मत, संकल्प और कौशल का संगम बनकर सेना की एडवेंचर टीम ने हॉट एयर बैलूनिंग में ऐसा इतिहास रचा है। हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले इस ऐतिहासिक इवेंट की उपलब्धि एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दरअसल दर्ज हुई, जो महज एक रिकॉर्ड भर नहीं बल्कि अदम्य जज्बे की अनोखी मिसाल है। सेना की एडवेंचर टीम ने भोपाल से पुणे तक करीब 750 किलोमीटर का लंबा सफर हॉट एयर बलून के माध्यम से पूरा किया। 30 नवंबर से शुरू हुआ ये पूरा अभियान EME सेंटर भोपाल के हॉट एयर बलूनिंग नोड द्वारा अंजाम तक पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान टीम ने नर्मदा घाटी से लेकर पश्चिमी घाट तक के एक बड़े भूभाग को पार किया। माऊ, संभाजीनगर और अहिल्या नगर में रुककर दल ने युवाओं से मुलाकात की और उन्हें इस उत्साहपूर्ण गतिविधि से जोड़ने का प्रयास किया। हॉट एयर बलूनिंग के जरिए सेना ने नई पीढ़ी को हिम्मत, खोज और मजबूत निश्चय को अपनाने की प्रेरणा दी। इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि 8 घंटे 44 मिनट की लगातार हॉट एयर बलून उड़ान रही, जिसे देश की अब तक की सबसे लंबी निरंतर उड़ान के रूप में मान्यता मिली और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। ये सफलता दल की तकनीकी निपुणता, धैर्य, समन्वय और उड़ान क्षमता का प्रमाण है। पूरी यात्रा के दौरान सदस्य स्कूल और कॉलेजेस में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को रोमांचक खेलों के महत्व के बारे में बताया और सेना में करियर की संभावनाओं से अवगत कराया। और साथ ही अनुशासन, साहस और सामूहिक सहयोग जैसे मूल गुणों पर विस्तृत चर्चा की। बहरहाल इस उपलब्धि के साथ ही भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हर असंभव लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पुणे से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।